कानूनी मम्मी, कानूनी पापा, है कि नहीं? ऐसे ही एक कानून है सेंट्रल एक्साइज, जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग नाम में ही काम छुपा हुआ उत्पाद, यानी मैन्युफैक्चर, यानी कि प्रोडक्शन। हाँ या ना? जब हम बात करते हैं सेंट्रल एक्साइज की, जब हम बात करेंगे सेंट्रल एक्साइज की, तो इसका मतलब ये कि हम ड्यूटी देने लायक बन जाते हैं जिस समय हमारा कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस होता है इन इंडिया। जिस समय हमारा कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस होता है इन इंडिया। क्लियर? यानी एक्साइज ड्यूटी तभी चार्ज होती है, नाम ही उत्पाद शुल्क। एक्साइज ड्यूटी तभी चार्ज होगी जब कोई सामान मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस हुआ हो इन इंडिया। और ख़ास बात ये कि सारे गुड्स एक्साइजेबल नहीं होते, सारे गुड्स एक्साइजेबल नहीं होते। केवल वही गुड्स एक्साइजेबल होते हैं जो टैरिफ एक्ट में मेंशन्ड हो। सर, कस्टम में भी टैरिफ एक्ट था, यहाँ पर भी टैरिफ एक्ट है। बिल्कुल सही बात है। अगर कोई प्रोडक्ट या मैन्युफैक्चर्ड आइटम एक्साइजेबल गुड्स है, वो कैसे पता चलेगा? वो हमें टैरिफ एक्ट देखना पड़ेगा, उसके सेक्शंस, चैप्टर, हेडिंग, सब हेडिंग को देखना पड़ेगा। अगर कोई प्रोडक्ट या मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स टैरिफ एक्ट में एग्जिस्ट करता है तो वो एक्साइजेबल गुड्स होगा। क्लियर है? फिलहाल अगर हम एक्साइज लॉ की बात करते हैं तो हमको सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 को देखना पड़ेगा। व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, क्या करना है और क्या नहीं करना। रूल्स देखने पड़ेंगे, सेंट्रल एक्साइज से रिलेटेड रूल्स देखने पड़ेंगे। अब ये रूल्स अलग अलग हैं। सेंट्रल एक्साइज रूल्स 2002, सेंट्रल एक्साइज वैल्यूएशन रूल्स 2000, सैनवेट क्रेडिट रूल्स 2004, इनका स्टडी करना पड़ेगा। ये रूल्स हमें बताते हैं कोई चीज़ कैसे करनी है, हाउ टू डू, पर्टिकुलर किसी चीज़ के बारे में प्रिस्क्राइब करना, मेथड्स को बताना। हमें नोटिफिकेशन और सर्कुलर्स को भी देखना है। नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट्स देती है और सर्कुलर्स नॉर्मल सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम अपने डिपार्टमेंटल नोटिस इश्यू करता है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, सर्कुलर कौन देता है और नोटिफिकेशन कौन देता है। तो नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट देती है टाइम टू टाइम, पावर दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट को। सर्कुलर ऑफिशियल होता है कि कैसे किस काम को करना है, कैसे किस चीज़ को निपटाना है। अच्छा, एक्सप्लेनेशंस एंड केस लॉज, इन चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा। और सबसे खास बात, सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट 1985। क्लियर है? जमाना 2000 क्रॉस कर गया, लेकिन हम लोग अभी भी 19th में चल रहे हैं। क्लियर है? इतनी चीज़ों के बारे में हमें देखने हैं जो हम लोग रेगुलर यूज़ करेंगे यहाँ पर। दैट वन एंड दिस वन हटा दे। सर्कुलर्स ऑफिशियल होता है, आपके काम का ही होता है, हम ही लोगों के काम की चीज़ होती है, बट ये डिपार्टमेंटल होता है।
काम कैसे करना है, क्या करना है, किसको करना है, ये बोर्ड डिसाइड करता है। चलें, कॉन्स्टिट्यूशन ने, जो हमारा संविधान है, उससे सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया हुआ है एक्साइज ड्यूटी चार्ज करने के लिए। क्या दिया हुआ है? पावर दिया है एक्साइज ड्यूटी चार्ज करने के लिए। क्या लिखा है उस कॉन्स्टिट्यूशन में? ड्यूटी ऑफ एक्साइज ऑन टोबैको। सीधे तंबाकू की बात पर उतर है, कुछ और नहीं सरकार को नजर आया, शुरुआत ही तंबाकू से की। और लिखता है न्यूज़ चैनल में, या तंबाकू के सेवन से कैंसर होता है, जानलेवा है कि नहीं? और शुरुआत ही उसी से किया। ड्यूटी ऑफ एक्साइज ऑन टोबैको एंड अदर गुड्स, तंबाकू और अन्य सामान, तंबाकू और अदर चीज़ें, सबको। ड्यूटी ऑफ एक्साइज ऑन टोबैको एंड अदर गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस इन इंडिया एक्सेप्ट, दारू की चीज़ें, लिकर, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, उसको इस दायरे में नहीं रखा गया। क्यों? ये अल्कोहलिक एंड लिकर का मैटर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट मैटर है, कितना टैक्स लगाएं या कितना टैक्स ना लगाएं। ठीक है ना? गुजरात को ड्राई स्टेट बोला जाता है, वहाँ अल्कोहल नहीं मिलेगा आपको। कुछ लोग दुखी हो गए। दूसरा, ओपियम, अफीम, ये भी नहीं है, तंबाकू शामिल है। तंबाकू पर टैक्स कौन लगाता है बताओ? मालूम है उसको, सेंट्रल गवर्नमेंट। ओपियम यानी अफीम, इंडियन हेम्प यानी भांग, भांजा नहीं, भांग, एंड अदर नारकोटिक ड्रग्स, नारकोटिक का मतलब नींद लाने वाली, बेहोशी लाने वाली या नशीली दवाएं, ठीक है ना? एंड अदर नारकोटिक ड्रग्स एंड नारकोटिक्स बट इंक्लूडिंग सेंट्रल एक्साइज, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, जिसमें शामिल है तंबाकू और अन्य सामान जो इंडिया में मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस हुए हैं, जिसमें शामिल है, मैं अब जो बात कर रहा हूं जिसमें शामिल हैं, मेडिसिनल यानी दवाएं, दवाओं में भी तो अल्कोहल रहता है, लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट के दायरे में आएगा, वो स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट मैटर नहीं है। ठीक है ना? कोरेक्स आती थी, देखो ना, खांसी वांसी की दवा होती है, उसमें लिखा रहता है इतना परसेंटेज अल्कोहल है, उसमें कुछ ज़्यादा ही अल्कोहल था तो शायद बैन कर दिया गया, पता नहीं क्या, गॉड नोज। तो इंक्लूडिंग, गॉड नहीं नोज, गवर्नमेंट नोज। देखो, इंक्लूडिंग मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस कंटेनिंग अल्कोहल और एनी सब्सटेंस स्टेटेड बिफोर, यानी एक्साइज ड्यूटी चार्ज किया जाएगा तंबाकू और अन्य सामानों पर, टोबैको एंड अदर गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस इन इंडिया, but does not include alcoholic liquor and opium, Indian hemp and narcotic drugs, but includes medicinal and toilet preparations। क्लियर है? इतनी चीज़ें हमारी शामिल होंगी किसमें? सेंट्रल एक्साइज में। ये कॉन्स्टिट्यूशन ने एक पावर दिया है, किसको? गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर मिला है। क्या? कौन सी ड्यूटी चार्ज करने के लिए? एक्साइज ड्यूटी चार्ज करने के लिए। क्लियर? हटा सकते हैं इसको। ढंग से देखेंगे। एक्साइज ड्यूटी इज लेविएबल इफ ऑल दीज कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। अगर ये सारी कंडीशंस सेटिस्फाइड हो जाएं तो एक्साइज ड्यूटी लेवी हो जाएगी।
पहला, देयर मस्ट बी गुड्स मस्ट बी एक्साइजेबल and goods must be produced or manufactured in India. सबसे पहली शर्त है कि गुड्स होना चाहिए। सबसे पहली शर्त है गुड्स होना चाहिए। दूसरी शर्त है गुड्स होने से काम नहीं चलेगा, गुड्स एक्साइजेबल होना चाहिए। और तीसरी सबसे बड़ी शर्त है कि गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड इन इंडिया हो। अगर ये तीन कंडीशंस पूरी होंगी तो हम उस पर एक्साइज ड्यूटी लगाएंगे। सर, अब हमें कुछ चीज़ें क्लियर कर दीजिए। हमें ये बता दीजिए गुड्स का मतलब क्या होता है। पहला, हमें ये भी बता दीजिए एक्साइजेबल गुड्स का मतलब क्या होता है। और हमें ये बता दीजिए कि हम मैन्युफैक्चर का मतलब क्या लेंगे। अगर ये तीन चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो हमारी बेसिक जो लेविड डेफिनीशन है, चार्जिंग सेक्शन है, हम इस लायक हो जाएंगे कि अपने चार्जिंग सेक्शन को क्लियरली समझ पाएंगे। और इन तीन चीज़ों को समझे बिना हम आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। पक्का? गुड्स क्या हैं? नोवेयर इट इज़ डिफाइंड अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट में ये गुड्स को डिफाइन ही नहीं किया है। इसने केवल इतना बताया है, इसने केवल इतना बताया है। कितना? मैं जरा पढ़ता हूं और उसको समझना, क्या इसने गुड्स को डिफाइन किया या नहीं। इसने कहा गुड्स इंक्लूड्स, क्या बोला? ये नहीं बताया गुड्स क्या क्या बोलता है। गुड्स में शामिल है एनी आर्टिकल, मटेरियल और सब्सटेंस विच इज बीइंग कैपेबल ब्रॉट एंड सोल्ड फॉर अ कंसिडरेशन एंड सच गुड्स शैल बी डीम्ड टू बी मार्केटेबल। दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं बोला। गुड्स इंक्लूड्स आर्टिकल, मटेरियल और सब्सटेंस विच इज बीइंग कैपेबल ऑफ ब्रॉट एंड सोल्ड, जिसको मार्केट में लाया जा सके और बेचा जा सके। ये बताया इसने। ये नहीं बताया गुड्स क्या होता है। गुड्स के लिए हमें फिर डिपेंड होना पड़ेगा सेल ऑफ गुड्स एक्ट पर। गुड्स की डेफिनेशन के लिए हमें अब इस एक्ट पर नहीं निर्भर रहना, हमें गुड्स की डेफिनेशन के लिए जाना पड़ेगा सेल ऑफ गुड्स एक्ट पर, और वहां पर जो डिफाइन किया गया है उसकी मीनिंग हम यहां पर लेंगे। जब पर्टिकुलर कोई एक्ट डिस्क्राइब ना करे पर्टिकुलर चीज़ को, तो हमें वहां पर एक नॉर्मल प्रोविजन को पिक करना पड़ेगा नॉर्मल एक्ट से। ठीक, चलो। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1913 में सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 ने डिफाइन किया है गुड्स को। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 ने 1930 ने सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 ने गुड्स को डिफाइन किया है। और ढंग से सुनना, क्या डिफाइन किया, फिर वापस आएंगे हम लोग इस एक्ट के डेफिनेशन पे। पहले सेल ऑफ गुड्स एक्ट सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 को देख लेते हैं। यानी गुड्स की डेफिनेशन के लिए सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 पर डिपेंड रहना पड़ेगा। यानी हम किस एक्ट की सेक्शन को स्टडी कर रहे हैं? सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ये मत समझना कि सेंट्रल एक्साइज एक्ट का सेक्शन है, ठीक है ना। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 ने डिफाइन किया एवरी काइंड ऑफ मूवेबल। स्टार्ट किसने किया? कहाँ से किया? मूवेबल, इमूवेबल नहीं, अभी तक नहीं बोला। एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन, every kind of movable property other than actionable claim and money,
एक्शनेबल क्लेम गुड्स नहीं है। मनी हमारा गुड्स नहीं, जो पैसा जेब में रोकड़ा लेकर चलते हैं ना, वो मनी नहीं है, सॉरी गुड्स नहीं है, वो तो मनी है लेकिन गुड्स नहीं है। एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, हर एक मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स है, लेकिन किसको छोड़ करके? एक्शनेबल क्लेम। कोई हमें बता सकता है एक्शनेबल, बाद में डिफाइन करूंगा, कोई तुम लोग को मालूम है एक्शनेबल क्लेम का मतलब क्या होता है? नहीं, फिलहाल लोन से है, हम उसको किनारे कर देते हैं, बाद में हम इस पर डिफाइन करेंगे आराम से। एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी, बट इट इंक्लूड्स, लेकिन इसमें शामिल है स्टॉक्स एंड शेयर्स, लेकिन इसमें शामिल है स्टॉक्स एंड शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, बढ़ने वाली फसलें। सर वो तो जमीन के साथ हैं बेटा, वो जमीन से अलग की जाती है। दैट इज नॉट फास्टेंड विद द अर्थ, दैट इज नॉट अटैच्ड विद द अर्थ, दैट विल बी सेपरेटेड फ्रॉम द अर्थ। हाँ है ना, जब क्रॉप ग्रो हो जाती है तो उसको हम जमीन से अलग कर देते हैं। तो एवन ग्रोइंग क्रॉप्स आर गुड्स, ढंग से सुनना, एवन ग्रोइंग क्रॉप्स आर गुड्स। मैं फिर से पढ़ता हूं, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी, बट इंक्लूड्स स्टॉक, शेयर, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच्ड टू, और वो चीजें जो जमीन से अटैच्ड हैं, एंड फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड विच आर एग्रीड टू बी सेवर्ड बिफोर सेल और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। दैट्स इट। क्या बोला इसने? गुड्स में शामिल है हर एक मूवेबल प्रॉपर्टी, जिसमें शामिल नहीं है एक्शनेबल क्लेम एंड मनी, लेकिन शामिल है स्टॉक, शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड अदर थिंग which are attached or forming part of the land, but before sale those things were separated, will be separated, clear, under the contract act, clear, पक्की बात है। अच्छा, अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं, अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है। तो हमें तो एक ही चीज अभी तक समझ में आई, क्या समझ में आई? कि गुड्स को डेफिनेशन में क्या बोला गया, हर चीज आपकी गुड्स है, किसको छोड़ करके? एक्शनेबल क्लेम एंड मनी को छोड़ करके। फिलहाल हम न तो एक्शनेबल क्लेम को अभी डिफाइन करने जा रहे हैं, न तो मनी को। हमारा पर्पस केवल आज इन चीज़ों को समझ लेना है, हमें अपने अंदर एक एक्साइज ड्यूटी कब चार्ज होती है वो चीज़ें पता चल जाए। तो हमें पता चल गया डेफिनेशन के लिए किस पर डिपेंड रहना पड़ेगा? सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 पे वापस आते हैं। इसने क्या बोला? गुड्स की डेफिनेशन दी है सेक्शन 2D में। किसने? सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 का सेक्शन है सेक्शन 2 सबसेक्शन डी। इसने गुड्स को डिफाइन किया है, लेकिन गुड्स को डिफाइन नहीं किया। इसने क्या कहा? गुड्स इंक्लूड्स, क्या बोला? गुड्स इंक्लूड्स एनी आर्टिकल, मटेरियल और सब्सटेंस विच इज बीइंग कैपेबल ऑफ ब्रॉट एंड सेल इन द मार्केट, दैट्स इट, फॉर कंसिडरेशन। वो बात का मैटर है, क्लियर है? यानी गुड्स वो चीज़ होती है जिसको मार्केट में, गुड्स में शामिल है वो चीज़ें जिसको मार्केट में ला सकें और बेच सकें। हाँ या ना? इन दोनों डेफिनेशन को जब मिला करके देखोगे तो हमें एक चीज़ बेसिक नजर आएगी, और वो नजर आएगी गुड्स मस्ट बी मूवेबल एंड मार्केटेबल। अगर हम इस डेफिनेशन को ढंग से देखें 2D, तो इसने यही कहा, इसने कहा गुड्स, और इसने कहा गुड्स मूवेबल एंड मार्केटेबल होना चाहिए। इसने कहा गुड्स की डेफिनेशन ये है, और इसने कहा गुड्स मूवेबल एंड मार्केटेबल होना चाहिए। गुड्स को हम बाजार में ला सकें और हम बाजार से बेच सकें, ये कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए गुड्स की। अगर दोनों डेफिनेशन को मिलाओ तो यही निकल करके जिस्ट आएगा, गुड्स मस्ट बी मूवेबल एंड मार्केटेबल। और एक चलो
यहाँ तो कोई दिक्कत है? कोई डाउट नहीं होगा? हटा दें इतने को, लिखना है। चलें थोड़ा आगे। फिर से थोड़ी चीज डिस्क्राइब कर लें। जो सेक्शन 2D है, अभी अभी मैंने लिखवाया है, वो बेसिकली किसको डिफाइन करता है? बेसिक डेफिनेशन, क्योंकि आगे लिखा है गुड्स इंक्लूड्स, इसका मतलब डेफिनेशन हमने कुछ छोड़ दी है। क्या बोला उसने? गुड्स इंक्लूड्स। उसके पहले का कुछ हिस्सा छूटा हुआ है, यानी बेसिक डेफिनेशन उसने तो डिफाइन किया है एक्साइजेबल गुड्स को, और एक्सप्लेनेशन के तौर पे, ढंग से सुनना मेरी बात, एक्सप्लेनेशन के तौर पे उसने गुड्स को शामिल किया है। यानी एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 2D गुड्स इंक्लूड, इसका मतलब इसके पहले का कुछ हिस्सा छूटा हुआ है, और वो हिस्सा एक्चुअली में डिफाइन करता है किसको? सेक्शन एक्साइजेबल गुड्स को। सेक्शन 2D किस चीज़ को डिफाइन करेगा? एक्चुअल में ये डिफाइन करेगा। सेक्शन 2D किसको डिफाइन करेगा? एक्चुअल में ये डिफाइन करेगा एक्साइजेबल गुड्स। और क्या डिफाइन किया? ढंग से सुनना। यानी जब भी हम गुड्स की मीनिंग, जब गुड्स के सेंस में लेंगे तो वहाँ पर ये नहीं लिखेंगे एज पर सेक्शन 2D गुड्स इंक्लूड ना, वहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशन गिवन अंडर सेक्शन 2D गुड्स इंक्लूड। अब क्लियर है? क्योंकि गुड्स को तो कहीं पर भी डिफाइन किया ही नहीं गया इस एक्ट में। वो डिफाइन कहाँ किया गया? सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 में। अच्छा, अगर हम इसकी बात करें, एक्साइजेबल गुड्स डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2D। एक्साइजेबल गुड्स मीन्स, बट ऑब्वियस है, कोई भी ऐसा गुड जो सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट 1985 के नींद फर्स्ट शेड्यूल और सेकंड शेड्यूल में डिफाइंड है, वो एक्साइजेबल गुड्स है। और इसमें शामिल है सॉल्ट, और इसमें शामिल है सॉल्ट। सॉल्ट का मतलब होता है नमक। यानी एक्साइजेबल गुड्स में नमक आता है। सर नमक को अलग से लाने की क्या ज़रूरत थी? नहीं भी लिखते तो हम समझ लेते नमक एक्साइजेबल गुड्स है। धोखे में ना रहना। नमक तोड़ो आंदोलन हुआ था, गांधी जी ने, देखो मालूम इसको गांधी जी ने नमक तोड़ो आंदोलन किया था जब अंग्रेजों ने नमक पर टैक्स लगाया था। दांडी यात्रा जिसको कहा जाता है, याद आया? एक नमक का नाम भी है दांडी नमक तो वहां पर टैक्स लगाया गया था, तो उसके अगेंस्ट में गए थे और नमक पर टैक्स हटाया गया उसके बाद। क्लियर? कहने का मतलब ये, नमक पर टैक्स हटा, भूल से भी ये ना सोचना कि नमक पर टैक्स नहीं लगता। नमक एक्साइजेबल गुड्स है, लेकिन टैक्स रेट नील है। टैक्स रेट नील है। अब क्लियर है? तो लगता भी है, लेकिन किस रेट से? नील रेट।
अब कहोगे सर नील रेट का मतलब टैक्स नहीं लगता, नाम और ना, नील रेट इज अ रेट ऑफ ड्यूटी, नील रेट इज अ रेट ऑफ ड्यूटी, नील रेट एक रेट ऑफ ड्यूटी होती है, 0% इज अ परसेंट ऑफ ड्यूटी, जिस तरह 2% 5% होता है उसी तरह वैल्यू 0% की भी है, 0% इज अ रेट ऑफ टैक्स। आप ये नहीं कह सकते कि टैक्स नहीं लगा, अरे बेटा लगा, लेकिन किस रेट से लगा, 0% से, इसलिए अमाउंट नहीं दिख रहा, अदरवाइज इस पर टैक्स लग चुका है। क्लियर है? तो नील रेट और जीरो रेट इज अ रेट ऑफ ड्यूटी। अब मैं सेक्शन 2D पढ़ता हूँ जो डिटेल में, हाँ, एक्साइजेबल गुड्स की डेफिनेशन दी गई है। एक्साइजेबल गुड्स मीन्स गुड्स विच आर स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट and second schedule to the CETA 1985 as being subject to a duty of excise and includes salt। क्लियर है? फिर से देखें, excisable goods means goods which are specified in the first and second schedule of CETA 1985 एज बीइंग सब्जेक्ट टू अ ड्यूटी ऑफ एक्साइज, जिस पर कोई ना कोई ड्यूटी ऑफ एक्साइज लगती हो, एंड इंक्लूड्स सॉल्ट। क्लियर है? एक्साइजेबल गुड्स मीन्स गुड्स विच आर स्पेसिफाइड इन फर्स्ट and second schedule of CETA 1985, सीटा का मतलब सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट, एज बीइंग सब्जेक्ट टू अ ड्यूटी ऑफ एक्साइज एंड इंक्लूड्स सॉल्ट। क्लियर है? ये डेफिनेशन दी गई है किसमें, सेक्शन 2D में, और इसके एक्सप्लेनेशन में गुड्स को इंक्लूड किया गया है। दोनों में फर्क समझ, हटा दें। अब तो अगर अब हमसे कोई पूछे कि एक्साइज ड्यूटी कब लगती है, तो कहोगे सर ये 3 इंसिडेंट हो जाएंगे ना तो एक्साइज ड्यूटी लग जाएगी। पहला, देयर मस्ट बी अ गुड्स, गुड मस्ट बी एक्साइजेबल एंड गुड्स मस्ट बी मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो पहला तो हम लोगों ने देख लिया, दूसरा भी हम लोगों ने देख लिया। अगर ये पेन बनकर तैयार हुई, दिस इज़ द मैन्युफैक्चर्ड आइटम, तो क्या ये एक्साइजेबल है? जरूरी नहीं। हमको सीटा 1985 देखना पड़ेगा, अगर उसमें दिया है तो ये मैन्युफैक्चर्ड आइटम है, अगर उसमें नहीं दिया है तो एवन दो ये मैन्युफैक्चर्ड आइटम है लेकिन ये एक्साइजेबल नहीं है। क्लियर है? तो किसी भी प्रोडक्ट को एक्साइजेबल, किसी भी प्रोडक्ट पर एक्साइज ड्यूटी चार्ज करने के पहले देखना पड़ेगा गुड्स हो, गुड्स मूवेबल एंड मार्केटेबल होना चाहिए, मनी नहीं शामिल है, एक्शनेबल क्लेम शामिल नहीं है, सॉल्ट आता है क्योंकि एक्साइजेबल गुड्स में दिया हुआ है। बात समझ में आई? हाँ, गुड्स एक्साइजेबल होना चाहिए और एक्साइजेबिलिटी देखने के लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा, बोलो बेटा? सीटा 1985। क्लियर है? लास्ट पॉइंट, गुड्स मस्ट बी प्रोड्यूस्ड और मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। इन इंडिया तो ठीक, ये मैन्युफैक्चर क्या है? जिस तरह इसकी डेफिनेशन दी गई थी सेक्शन 2 सबसेक्शन डी में, इसकी डेफिनेशन दी गई सेक्शन 2 सबसेक्शन एफ में। एस लग रहा होगा, अब ठीक है। सेक्शन 2 सबसेक्शन एफ में मैन्युफैक्चर, अगर हम लोग मैन्युफैक्चर की डेफिनेशन ढंग से देख लें तो हम लोगों को मैन्युफैक्चरर की डेफिनेशन अपने आप समझ में आ जाएगी। वी हैव टू कंस्ट्रूड आवर डेफिनेशन ऑफ मैन्युफैक्चरर
अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ मैन्युफैक्चर। क्लियर? पक्की बात है। तो मैन्युफैक्चर क्या होता है? कोई भी सामान जो अपनी आइडेंटिटी बदल दे, ना, कोई भी सामान जो एक नई आइडेंटिटी पाले और उस नाम से और उसके काम से मार्केट में उसको अलग से जाना जाता, दैट इज नोन एज मैन्युफैक्चर। क्लियर है? मैन्युफैक्चर का मतलब कोई भी सामान मैन्युफैक्चर हो गया अगर इसको हम इसके अलग नाम और अलग काम से जाने जाएं तो इसको हम कहेंगे मैन्युफैक्चर। अच्छा, जो डेफिनेशन दी है मैं डेफिनेशन नहीं पढ़ रहा। मैं पहले एक केस लॉ में एक जज ने ये 4 लाइनें दी थी, पहले मैं इस 4 लाइनों को बोलूँगा, आप लोग वाह वाह करेंगे, ध्यान देंगे। अर्ज किया है, ढंग से सुनेंगे। चलें? अब अभी तो अर्ज किया नहीं, कहाँ चले? मैन्युफैक्चर इम्प्लाइज अ चेंज। मैन्युफैक्चर में शामिल है, मैन्युफैक्चर होता है कोई भी चेंज, यानी चेंज होना मैन्युफैक्चर है। ढंग से सुनना, चेंज होना मैन्युफैक्चर है। आगे फिर हम इसको पलटेंगे कि हर एक चेंज होना मैन्युफैक्चर नहीं होता, आगे भी देखेंगे। चेंज होना मैन्युफैक्चर होता है, मैन्युफैक्चर इम्प्लाइज अ चेंज, बट एवरी चेंज इज नॉट मैन्युफैक्चर। लेकिन ये गलती मत करना कि हर एक चेंज मैन्युफैक्चर हो जाएगा। सर बात समझ में नहीं आई। मैन्युफैक्चर का मतलब चेंज होता है, एंड येट चेंज ऑफ एन आर्टिकल इज द रिजल्ट ऑफ, और ऐसा चेंज कैसे आया हो? उसमें ट्रीटमेंट करने से। किस तरह का ट्रीटमेंट करने से चेंज आया हो? ट्रीटमेंट, लेबर एंड मैनिपुलेशन। आप उसमें मटेरियल जोड़ते हो, लेबर जोड़ते हो, खर्च करते हो, उसमें ट्रीटमेंट देते हो, तो उसमें चेंज आता है। एंड येट चेंज ऑफ एन आर्टिकल इज द रिजल्ट ऑफ ट्रीटमेंट, लेबर एंड मैनिपुलेशन, बट समथिंग इज नेसेसरी। लेकिन इससे भी बहुत कुछ जरूरी है। क्या? बट समथिंग इज नेसेसरी। लेकिन मैन्युफैक्चर होने के लिए इसके भी आगे बढ़ करके हमें सोचना है क्या जरूरी है। वो है देयर मस्ट बी ट्रांसफॉर्मेशन। परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन, चेंज नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन इज नेसेसरी। अ न्यू and different article must emerge. A new and different article must emerge having a distinctive name and character or use. यानी मैन्युफैक्चर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी मैन्युफैक्चर कब माना जाएगा? जब कोई चीज़ अपनी आइडेंटिटी पा लेती है नए नाम नए काम के कारण। तो मैन्युफैक्चर implies a change, but every change is not a manufacture, and yet to change of an article is the result of treatment, labor and manipulation, but something is necessary and there must be transformation. The product or the goods or the manufactured item must be known in the distinctive name, character or use. चाहे उसके नाम से, चाहे उसके काम से, चाहे उसके प्रयोग से। ठीक? हाँ बोलो, अभी मैंने डेफिनेशन नहीं पढ़ी। हाँ बोलो। मैनिपुलेशन का मतलब हमेशा गलत अर्थों में ना लो। मैनिपुलेशन मतलब हेरा फेरी नहीं होता है। मैनिपुलेशन का मतलब चेंज करना होता है। तुम्हें जो आज तक मैनिपुलेशन का मतलब समझाया गया वो हेरा फेरी से समझाया गया। मैनिपुलेट करना, हेरा फेरी करना, दैट इज़ नॉट द सेम वे। मैन्युफैक्चर का मतलब सुनते हैं, मैन्युफैक्चर इंक्लूड्स। अब आते हैं डेफिनेशन में, सेक्शन 2 सबसेक्शन F पे। हम लोग जब भी मैन्युफैक्चर को डिफाइन करते हैं, यहाँ इंडिया में जब भी मैन्युफैक्चर को ध्यान दिया जाता है तो इन 4 लाइनों पर ध्यान दिया जाता है जो मैंने अभी बताया। अब डेफिनेशन की बात करते हैं। चलें, इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैन्युफैक्चर की डेफिनेशन तैयार हो गई तो मैन्युफैक्चरर की डेफिनेशन अपने आप तैयार हो जाएगी और हम लोग का बेस एक तैयार हो जाएगा एक्साइज ड्यूटी का। फिर हम लोग भागते
चले जाएंगे। देखो भाग रहे हैं। मैन्युफैक्चर इंक्लूड्स एनी प्रोसेस, मैन्युफैक्चर में कोई भी प्रोसेस शामिल है, यानी बिना प्रोसेस के मैन्युफैक्चर तो नहीं हो सकता। ये सामान, अब तुम लोगों ने अंडा रखा, मुर्गी आ गई, तो कहोगे अरे मैन्युफैक्चर हो गया। अरे नहीं भाई, वो मैन्युफैक्चर नहीं हुआ, उस पर कुछ प्रोसेस होना चाहिए। अंडे से आमलेट बनाना, बिल्कुल सही बात है। कितना तेज आदमी है, अपना अपना काम हर आदमी जानता है। मैन्युफैक्चर इंक्लूड्स एनी प्रोसेस, हर प्रोसेस शामिल, यानी प्रोसेस होना जरूरी है। कौन सा प्रोसेस? इंसिडेंटल और एंसिलरी टू द कंप्लीशन ऑफ अ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, किसी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसमें किए जाने वाला कोई भी प्रोसेस जो इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए इंसिडेंटल और एंसिलरी है, यानी कि सहायक या प्रतिपूर्ति में है, यानी कि बिना उस प्रोसेस को किए आप इस सामान को नहीं बना सकते। मैन्युफैक्चर इंक्लूड्स एनी प्रोसेस विच इज incidental or ancillary to the manufactured goods। क्लियर है? अच्छा, which is specified। अच्छा सर, कभी कभी ये स्पेसिफाइड भी होता है। अब ये दूसरी चीज़ मैं बता रहा हूँ, इसको पहले से बिल्कुल अलग रखना। अब जो सेकंड पॉइंट में बता रहा हूँ बिल्कुल अलग है, दैट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन। मैन्युफैक्चर इंक्लूड्स एनी प्रोसेस विच इज स्पेसिफाइड। पहला हो गया। पहले में क्या बताया? मैन्युफैक्चर इंक्लूड्स एनी प्रोसेस विच इज एंसिलरी और एंसिडेंटल टू द कंप्लीशन ऑफ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट। अब दूसरी बात कर रहे हैं, एनी प्रोसेस विच इज स्पेसिफाइड, यानी कोई चीज कहीं लिखी हुई है, कोई चीज कहीं दी हुई है, उसको भी हम मैन्युफैक्चर बोलेंगे। विच इज स्पेसिफाइड in relation to any goods in the sections और chapter notes। कहाँ पढ़ोगे? sections, chapter note, heading, sub heading हम सीटा में पढ़ेंगे ना। तो which is specified in सीटा 1985 as amount to manufacture। amount to manufacture, this is not manufacture। तो manufacture में दो चीज़ें शामिल होंगी, process इंसिडेंटल और एंसिलरी, और दूसरा अमाउंट टू मैन्युफैक्चर, इसको हम कहते हैं डीम्ड मैन्युफैक्चर, माना गया मैन्युफैक्चर। दिस इज एक्चुअली नॉट अ मैन्युफैक्चर, दिस इज एक्चुअली not a manufacture, but for the purpose of charging the duty of excise it is treated as a manufacture। Now the thing is specifically specified under the सीटा 1985। ये चीज़ सीटा 85 में मेंशन्ड है, इसलिए ये डीम्ड मैन्युफैक्चर है, मान लिया गया है ये मैन्युफैक्चर है नहीं, मान लिया गया। अब ये पेन है, इस पेन को, क्या ये पेन सेल हो सकती है? नहीं, तब तक नहीं होगी जब तक इसको पैक ना कर दें। हाँ या ना? तो पैकिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर। कोई चेंज नहीं हुआ, पहले भी ये पेन थी, अभी भी ये पेन है, पहले भी लिख सकती थी, अभी भी लिख सकती है। जो काम पहले हो सकता था वो अभी भी हो सकता है, केवल चेंज क्या हुआ? पैकेटिंग, पैकेजिंग, पैकेट में आ गया ये। तो क्या ये मैन्युफैक्चर हो गया? यस, दिस इज मैन्युफैक्चर। हमने ये पेन खरीदी, लिखा था कैमलिन, मैंने उचाड़ा, उसके ऊपर लिख दिया अपना नाम, क्या ये मैन्युफैक्चर हो गया? हाँ जी, मैन्युफैक्चर हो गया। ये हमें पढ़ना पड़ेगा। द थिंग्स और द प्रोसेस विच आर स्पेसिफाइड इन सीटा 1985 एज अमाउंट टू मैन्युफैक्चर, नॉट मैन्युफैक्चर, अमाउंट टू मैन्युफैक्चर। अमाउंट का मतलब रुपीज़ से मत ले लेना, अमाउंट डजंट मीन रुपीज़, यहाँ अमाउंट का मतलब रुपया नहीं है। अमाउंट टू मैन्युफैक्चर इज अ कंप्लीट वर्ड, एक ही वर्ड है ये, एक सेंटेंस है पूरा, एक सिंपल। अमाउंट टू मैन्युफैक्चर मतलब डीम्ड मैन्युफैक्चर, माना जाना। ठीक, अभी ख़त्म नहीं हुआ, तीसरा पॉइंट बचा हुआ है। पहला मैंने बताया मैन्युफैक्चर में शामिल है कोई प्रोसेस
which is incidental or ancillary to the completion of manufactured product, पहला। दूसरा, मैन्युफैक्चर में कोई प्रोसेस शामिल है which is specified, ठीक है ना, which is specified in what, in सीटा 1985 as a amount to manufacture। और अब मैं तीसरी बात बोलने जा रहा हूँ। तुम लोगों ने चाय के बड़े बड़े बागान देखे होंगे और चाय देखी होगी इतने पैकेट में, लेकिन जब वो हम लोग, मुझे अगर चाय का बिजनेस करना हो तो ज़रूरी नहीं कि मैं चाय का बागान लगाऊं। मैं आसाम से कंटेनर मंगवाऊंगा और एक एक कंटेनर में हज़ार किलो चाय पत्ती होगी जिसमें तुम लोग डुबकी भी मार सकते हो, ठीक है ना। तो चाय में डुबकी मार करके आए, हज़ार किलो के पैकेट्स आते हैं, कंटेनर आते हैं इतने बड़े बड़े, 100 किलो, हज़ार के वो लकड़ी के कंटेनर्स होते हैं। उसको मंगाया मैंने और उसमें से 100 ग्राम निकाल करके छोटे छोटे पैकेट बनाए और पैकेट का नाम दिया पैरट ब्रांड चाय। दे सकते हो? मंकी ब्रांड चाय दे सकते हैं, अरे कुछ भी दे सकते हो, नहीं दे सकते? अनुज ब्रांड चाय, निहाल ब्रांड चाय दे सकते हो, नहीं दे सकते? वो छोटे छोटे पैकेट्स मैंने दिए। वो दुखी है, तुम्हारा नाम भी ले लें? क्यों दुखी हो? अच्छा नहीं, तो छोटे छोटे पैकेट्स हैं, वो ब्रांड चाय बन गई। क्या ये पैकेजिंग और रीपैकेजिंग बड़े पैकेट से छोटे पैकेट में लाने पर मैन्युफैक्चर हो गया? अरे पहले जो चाय वही चाय है, वही चाय में डालोगे तो भी वही खुशबू देगी जो छोटे पैकेट से चाय निकाल करके चाय डालोगे। तो क्या ये मैन्युफैक्चर हो गया? जी हाँ, ये मैन्युफैक्चर हो गया। जरा ढंग से देखो तीसरा पॉइंट, मैन्युफैक्चर इंक्लूड्स एनी प्रोसेस, नंबर 1, incidental or ancillary to the completion of a manufactured product। दूसरा, manufacture includes any process which is specified in relation to any goods in CETA 1985 as amount to manufacture। and manufacture includes any process which in relation to goods is specified in the 3rd schedule। सर आपने तो हमें फंसा दिया। थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि 2 शेड्यूल होते। कब बताया था मैंने ये? जब हमने एक्साइजेबल गुड्स को डिफाइन किया था। और एक्साइजेबल गुड्स को डिफाइन करते समय मैंने क्या बोला था? गुड्स विच आर स्पेसिफाइड इन द 1st एंड द 2nd शेड्यूल टू द सीटा 1985। और अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ ढंग से सुनना, मैं किस शेड्यूल की बात कर रहा हूँ? 3रे शेड्यूल की बात कर रहा हूँ। और ढंग से सुनना, पूरा कंप्लीट करने के बाद हम इस पर आएंगे। विच इन रिलेशन टू गुड्स स्पेसिफाइड इन द 3rd शेड्यूल इन्वॉल्व्स। और इसमें क्या शामिल है 3rd शेड्यूल में? 3rd शेड्यूल में केवल ये चीज़ शामिल है, पैकेजिंग, रीपैकिंग इन अ यूनिट कंटेनर और लेबलिंग और रीलेबलिंग ऑफ कंटेनर्स। पैकिंग और रीपैकिंग बड़े से छोटे में, लेबलिंग और रीलेबलिंग, नाम बदल देना या लेबल चिपका देना, इंक्लूडिंग द डिक्लेरेशन और अल्टरेशन ऑफ रिटेल सेल प्राइस। पहले 50 रुपये लिखा था, मैंने उसको 100 रुपये कर दिया। डिक्लेरेशन और अल्टरेशन ऑफ रिटेल सेल प्राइस ऑन इट और अडॉप्शन ऑफ एनी अदर ट्रीटमेंट ऑन द गुड्स टू रेंडर द प्रोडक्ट मार्केटेबल टू कंज्यूमर, ताकि हम उसको कंज्यूमर तक बेच सकें। फिर से समझते हैं। मैन्युफैक्चर इंक्लूड्स एनी प्रोसेस विच इन रिलेशन टू 3rd schedule to the CETA 1985 involves packaging, packing or repacking, labeling or relabeling or alteration or adoption of retail sale price so that the goods can be marketable to the consumer। That's it। इन तीनों के अलावा कुछ नहीं बोला है। मैन्युफैक्चर में अब ये 3 चीज़ें शामिल हैं, लेकिन तीसरा जो शेड्यूल है वो आपको बताता है कौन सी चीज़ें अमाउंट टू मैन्युफैक्चर। 2nd पॉइंट अमाउंट टू मैन्युफैक्चर, 3rd पॉइंट मैन्युफैक्चर माना जाना। ये दोनों मिला करके होते हैं पैकिंग, रीपैकिंग, लेबलिंग, रीलेबलिंग और अल्टरेशन और एडॉप्शन ऑफ MRP, सॉरी रिटेल सेल प्राइस लिख लेना। और इन दोनों को कंबाइंड वे में माना गया है डीम्ड मैन्युफैक्चर।
तो डीम्ड मैन्युफैक्चर केवल ये नहीं होता, इन दोनों को मिला करके डीम्ड मैन्युफैक्चर। ये आपका थर्ड शेड्यूल है। कौन सा शेड्यूल है? थर्ड शेड्यूल ऑफ सीटा। और मैं क्या बताऊं, आपके स्टडी मैट ने वैसे ही इतने अच्छी तरीके से बता रखा है। इन दोनों को मिलाकर हम डीम्ड मैन्युफैक्चर बोलते हैं। ठीक है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलो। अगर हमसे अब कोई पूछे कि एक्साइज ड्यूटी कब चार्जेबल होती है, तो मैं इजीली बता सकता हूँ, देयर मस्ट बी गुड्स मस्ट बी प्रोड्यूस्ड इन मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया एंड दैट मस्ट बी एक्साइजेबल गुड्स। गुड्स की डेफिनेशन इस एक्ट में कहीं नहीं दी है। हाँ, हमको डिपेंड रहना पड़ेगा सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, जो कहता है एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम और एंड मनी but includes stock, shares, growing crops, grass and other things which are forming part of the land, but before contract of sale they can be separated. Clear? यहाँ तक ठीक है। लेकिन अब गुड्स को एक्सप्लेन किया है सेक्शन 2D ने आगे। एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 2D क्या बोला था? It includes goods includes कोई भी ऐसा आर्टिकल जिसको मार्केट में ले जाया जा सके या लाया जा सके सेल करने के लिए। क्लियर है? हाँ या ना? और अगर दोनों को अगर साथ में मिलाएं, सेक्शन 2D और सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट, तो हमें ये पता चलेगा कि गुड्स की एक बेसिक क्राइटेरिया है कि गुड्स मस्ट बी मूवेबल एंड मार्केटेबल। हम इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि क्या मूवेबिलिटी होती है, क्या मार्केटेबिलिटी होती है, वो बात का मैटर है। सेकेंड पॉइंट हम लोगों ने देखा, गुड्स मस्ट बी एक्साइजेबल। तो एक्साइजेबल गुड्स आर डिफाइंड अंडर सेक्शन 2D। एक्साइजेबल गुड्स मीन्स गुड्स विच आर स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट एंड सेकेंड शेड्यूल of CETA 1985 as being subject to a duty of excise and includes salt. Clear? उसके बाद हम लोगों ने देखा मैन्युफैक्चर की डेफिनेशन, प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर इन इंडिया। इन इंडिया तो ठीक, मैन्युफैक्चर का मतलब अगर हम लोग समझ लें तो मैन्युफैक्चरर को समझने में टाइम नहीं लगेगा। मैन्युफैक्चर इंक्लूड्स एनी प्रोसेस, लेकिन उसके पहले मैंने आपको एक जजमेंट बताया, एक 4 लाइनें बताई जिसमें कहा गया था मैन्युफैक्चर में जब जब जाएंगे तो ये 4 लाइनें ढंग से समझना। मैन्युफैक्चर इम्प्लाइज अ चेंज बट एवरी चेंज इज़ नॉट अ मैन्युफैक्चर एंड येट टू इन्वॉल्विंग द मैटर और ट्रीटमेंट मटेरियल लेबर एंड मैनिपुलेशन। इसके आगे मैंने क्या बताया था? Something is necessary and that is there must be a transformation having a distinctive name, characteristic or use। याद रहेगा। नेक्स्ट मैंने बताया मैन्युफैक्चर की डेफिनेशन सेक्शन 2F में क्या बताया? मैन्युफैक्चर इंक्लूड्स एनी प्रोसेस which is incidental or ancillary to the completion of manufactured goods। दूसरा, which is specified in the first, which is specified in the CETA 1985 as amount to manufacture। तीसरा, which is specified under the third schedule to CETA 1985 as labeling, relabeling, packing, repacking and alteration or adoption or changes in the retail sale price। That's it। और इन दोनों को मिला करके हम नाम देते हैं डीम्ड मैन्युफैक्चर। क्लियर रहेगा? नोट कर लें।
थैंक यू बच्चों।